हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हिंदी की जो यूपी टेट की सीरीज चल रही है हमारी, अब आरंभ अभ्यास सीरीज जो चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। यूपी टेट के लिए हम आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? जो व्यंजन और स्वर उनका संयुक्त रूप होता है वो क्या कहा जाता है उनको? ऑप्शन ए वर्ण, बी ध्वनि, सी अक्षर या डी वाक्य। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है व्यंजन और स्वर, जो दोनों का संयुक्त रूप होता है उसको कहा जाता है अक्षर। उसको अक्षर बोला जाएगा। व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप अक्षर कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? जो हिंदी वर्णमाला है हमारी, उसमें स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 10 या डी 11। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 11। हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन होते हैं आपके 33 आपके व्यंजन और आपके 11 होते हैं स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस एक की वर्तनी सही लिखी हुई है? यानी कि इनमें से कौन से शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, ये आपको छांटना है। ऑप्शन ए 36, बी 36, सी 36 या डी 36। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्तनी लिखने को आती है इनमें मात्राओं की हेर फेर रहती है, ज्यादा कुछ नहीं रहता, आपको पता रहता है कि क्या है ये। तो मात्राओं को बड़े ध्यानपूर्वक देखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक जैसे लगते हैं, जरा सी हेर फेर रहती है, तो एग्जाम में आपका गलत हो सकता है जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी ना करें, अच्छे से नजर डाल करके जो ऑप्शंस हैं उनको देखें, उसके बाद आप आंसर टिक करें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में 36। जो आपका ये 36 होता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाता है 36। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? और जो भूर्जा है ये, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भूज प्लस आ, बी भू प्लस ऊर्जा, सी भू प्लस ऊर्जा या डी भुज प्लस रा। अब देखिए दोस्तों, शब्द क्या है हमारा? भूर्जा। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? आप दिमाग लगाइए। भू धन ऊर्जा, आपका मिलकर के बनेगा भूर्जा। भू धन ऊर्जा आपका हो जाएगा भूर्जा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि संधि का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए नायक, बी नायिक, सी नाविक या डी वागीश। अब देखिए, अयादि संधि को पहचानने के मैंने आपको संधि पहचानने की ट्रिक का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको संधि का पता लग जाएगा कि संधि कैसे पहचानते हैं। अब देखिए, अयादि संधि का जो ट्रिक होता है वो होता है जिसमें आपका अय, आय, अव ये सब आ जाते हैं, वहां पर आपका अयादि संधि होती है। और मेनली 3 शब्दों की होती है। जो 3 शब्द की जो शब्द होते हैं 3 अक्षरों के, वो वहां पर अयादि संधि होती है आपकी। जैसे नायक 3 अक्षर है, नायक, नायिक, नाविक, है ना, ऐसे। अब देखिए इसमें नायक, नायक में आय आ गया आपका, नायक आय, आय आ गया इसमें। नायिक, इसमें आय आ गया। नाविक, इसमें आय आ गया। तो ये आपके यहाँ पर अयादि संधि हो गई। लेकिन वागीश जो है, वागीश में कहीं आय, अब आय कहीं आया क्या? नहीं आया। वागीश होता है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, वाक, ये होगा वाक धन ईस, ये आपका बनेगा वागीश, मिलकर के आपका वागीश बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आपको तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए विख्यात, बी आश्चर्यचकित, सी विषधर या डी हिमपात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विषधर। जो विषधर होता है, इसमें आपका
तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि विषधर किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। विषधर किसको कहते हैं? विषधर, हलधर, ये आपका जो भगवान शिव हैं वो उन्होंने कंठ में जो विष धारण किया था, विषधर, उनको बोला जाता है। तो ये किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा होता है जब वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, ये तत्पुरुष समास नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कपोत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जो कपोत होता है इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए गाल, बी कबूतर, सी काम, या डी काज। तो फ्रेंड्स जो कपोत होता है उसका तद्भव होता है आपका कबूतर, यानी कि कबूतर का तत्सम कपोत होगा और कपोत का तद्भव कबूतर होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब आपको तत्सम शब्द छांटना है। ऑप्शन ए गधा, बी गाय, सी घड़ा, या डी ग्राहक। देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आपके लिए जाते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है ग्राहक। ग्राहक जो है आपका यहाँ पर ये तत्सम शब्द है। बाकी जो गधा है, गधा आपका तद्भव है। गधा का जो तत्सम होता है वो होता है गर्धव। गाय का होता है गौ, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही है, ग्राहक जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्पण का विलोम कौन सा होगा? अब अर्पण जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्राप्ति, बी तर्पण, सी स्वीकार करना, या डी ग्रहण करना। तो देखिए दोस्तों, अर्पण जो होता है, अर्पण का अर्थ क्या होता है? अर्पण का होता है किसी को कुछ देना। जैसे एक आरती में भी है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये उसमें तेरा तुझको अर्पण है ना, वो बोलते हैं ना, जैसे अर्पण किसी को वो चीज दे देना कि ये भाई तुझे दे दी, समर्पित कर दी, वो होता है अर्पण का अर्थ। तो अर्पण का उसका विलोम क्या होगा? फिर किसी चीज को दे रहे हो तो फिर ग्रहण करो, ग्रहण करना आपका उसका विलोम हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल सी डी सही। अर्पण का विलोम होगा वो होगा ग्रहण करना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा? अब जो तीक्ष्ण शब्द है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए प्रखर, बी क्षीण, सी मंद, या डी तीव्र। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मंद। तीव्र जो तीक्ष्ण है उसका आपका विलोम होगा वो होगा मंद। अब क्यों होगा? देखिए तीक्ष्ण जो होता है मतलब तीखा, कोई जो तेज एकदम से किसी चीज को तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला। तो तीक्ष्ण उसके प्रखर और तेज के पर्यायवाची हो जाएगा तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण मतलब तेज, और तेज का उल्टा होगा, अपोजिट होगा मंद, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? अब आपको नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये छांटना है। ऑप्शन ए सर्प, बी अहि, सी विषधर, या डी तुरंग। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तुरंग। जो नाग का पर्यायवाची नहीं है वो नहीं है आपका तुरंग। तुरंग किसको कहते हैं? घोड़े को, है ना। लेकिन सर्प नाग का पर्यायवाची होगा, अहि भी होता है और विषधर भी होता है। तुरंग घोड़े को कहते हैं, ये इसलिए नाग का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होगा। बोलते हैं ना कि भविष्य में होने वाला है वो चीज, या तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भावी, बी गत, सी विगत, या डी आभास। भविष्य में होने वाले को बोला जाएगा आपका भावी। जैसे कोई विधायकी का चुनाव लड़ रहा है तो उसको बोलते हैं ना भावी विधायक, बोल देते हैं ना भविष्य में होने वाले विधायक, तो भावी विधायक लिख देते हैं, बोल देते हैं। तो ऐसे ही जो भविष्य में होने वाला है उसका एक शब्द में बोलते हैं भावी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो पंच शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए 5, बी ग्राम सरपंच, सी निर्णय करने वाला, या डी पंचानन। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी में पंचानन। जो पंचानन शब्द है ये आपका पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, जबकि पंच मतलब 5, और ग्राम सरपंच जो होता है उसको भी पंच बोला जाता है, और निर्णय करने वाली जो समिति होती है उसको भी पंच बोला जाता है। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर पंचानन जो है वो आपका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। जो सखा है इस शब्द का समानार्थी चुनिए।
ऑप्शन ए मित्र, बी सूखा, सी सुखी या डी सखी। अब देखिए सखा, ये तो लगभग पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है। सखा का समानार्थी होगा वो होगा मित्र, आपका दोस्त, मित्र, बंधु, सखा ये बोलते हैं ना, तो ये इसका मित्र हो जाएगा, इसका समानार्थी शब्द। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जो वनिता शब्द है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? क्या बोला जाता है? इसका मतलब अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जंगल, बी स्त्री, सी पुस्तक या डी व्यवसायी। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्त्री। जो वनिता शब्द है इसका प्रयोग या इसका अर्थ जो स्त्री भी होता है, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। जो चैन की बंसी बजाना मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सुख से रहना, बी धीरे धीरे काम करना, सी बात पर अड़े रहना या डी प्रतीक्षा करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुख से रहना, यानी कि चैन की बंसी बजाना। चैन से ही समझ जाओ आप, चैन बिल्कुल चैन सुख, चैन की नींद सो रहा है, जैसे कि चैन से आराम से चैन मिल गया है मतलब सुख मिल गया, वो सुख से रह रहा है। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है। जो ये पंक्ति लिखी हुई है, यह काम मैं आप कर लूंगा, इसमें आप जो आया है ये आप, ये क्या है? यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम या डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो आप आया है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है इनमें से। ऑप्शन ए छाछ, बी तिल, सी काढ़ा या डी टेसू। अब देखिए साथियों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटने की एक शानदार ट्रिक है। आप जो भी शब्द दिए जाते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लगेगा आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे छाछ, मैंने छाछ पी ली है, किसका बोध हुआ? स्त्रीलिंग का हुआ। हमारा यही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, उसका बहुवचन नहीं बन सकता? ऑप्शन ए नदी, बी प्रत्येक, सी साधु या डी घर। अब यहां पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी में प्रत्येक। जो प्रत्येक शब्द है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। इसका प्रयोग जो है कहीं भी बहुवचन में नहीं किया जाता, होता ही नहीं है। प्रत्येक केवल एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? जो ये कारक है, वाक्य है पेड़ से बंदर कूदा, इसमें कारक बताना आपको। ऑप्शन ए अपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक या डी करण कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए, आपको बता दें जो ये वाक्य है इसमें क्या लिखा है? पेड़ से बंदर कूदा। अब इसमें विभक्ति देखिए, कारक चिन्ह देखिए कौन सा आ रहा है? इसमें आ रहा है से। पेड़ से बंदर कूदा यानी किसी चीज से किसी दूसरी चीज का अलग हो जाना, है ना? वही आया ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान कारक। ये आपका अपादान कारक का चिन्ह होता है से। जहां पर भी से आ जाए, किसी चीज, पहली चीज का किसी दूसरी चीज से अब बिल्कुल अलगाव हो जाए, मतलब अलगाव होना कुल मिलाकर के। और से का जो बोध जो आएगा जहां पर, वो से आपका अलगाव का बोध कराता है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ साथियों, एक लाइक जरूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज क्लासेस हम आपके लिए डेली लेकर आते रहें। तो चलिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार है कृपया सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।